केदारनाथ उपचुनाव में क्या होने वाला है, वोटिंग के बाद आंकड़े क्या कह रहे हैं, एक हफ्ते तक मैं भी इसी क्षेत्र में रहा, मैंने क्या देखा, क्या आखिरी के 2 दिनों में कुछ बदला है, त्रिभुवन चौहान का हीरा कितनी ज्यादा चमक मार रहा है। आइए करते हैं विश्लेषण इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपना महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल न भूलें। केदारनाथ उपचुनाव, इस चुनाव पर उत्तराखंड की नजरें तो टिकी हुई ही हैं, लेकिन 23 तारीख को केदारनाथ विधानसभा नेशनल सुर्खियों में भी रहने वाली है। आशा नौटियाल बीजेपी से अगर जीतती हैं तो देश में संदेश जाएगा कि अयोध्या बद्रीनाथ के बाद कम से कम केदारनाथ तो बीजेपी ने बचा ही लिया। और अगर मनोज रावत ये चुनाव जीतते हैं तो मनोज रावत की मूंछें पूरे देश में फेमस होने वाली हैं। और संदेश ये जाएगा कि अयोध्या बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ ने भी बीजेपी को नकार दिया। खैर जो भी होगा वो 23 तारीख को होगा। इस उपचुनाव में एक और महत्वपूर्ण और अहम फैक्टर है त्रिभुवन चौहान। इस पर भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इस उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मैं भी एक हफ्ता केदार घाटी में रहा, वहां पर चीजों को देखने और समझने की कोशिश की। जो मैंने देखा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा और कमेंट में अपनी बात और अपना आकलन जरूर रखिएगा, क्योंकि 23 तारीख तक हर जगह गुणाभागी होना है। अब यही सही, केदारनाथ उपचुनाव की ऑफिशियल डेट जिस दिन आई थी उससे पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस ने क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया था। ये चुनाव बहुत से मायनों में बेहद खास रहा। संभवतः ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद केदारनाथ में ऐसा चुनाव इससे पहले देखा नहीं गया। सारे दिग्गज नेता कई दिनों तक केदार घाटी के सफर पर रहे, केदार घाटी में मौजूद रहे। सड़कों पर नेताओं का मेला लगा रहता था। कुछ होटल और ढाबे वालों के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मानो उनके लिए चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी तक रास्ते में हर दूसरे बड़े होटल के बाहर 4-4 इनोवा, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां नजर आती थी। ये गाड़ियां ज्यादातर हमारे माननीय नेतागण और बड़े वाले नेतागण इस्तेमाल करते हैं। इन गाड़ियों के माहौल से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि कितने बड़े बड़े नाम अपना डेरा केदार घाटी में डाल चुके हैं। सत्ताधारी भाजपा की तरफ से पहले से ही 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई थी। ये चुनाव कांग्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाजपा के लिए लग रहा था, क्योंकि भाजपा के लिए यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ है। खासतौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा है, साख का सवाल है। कई कांग्रेसी तो ये तक कह रहे हैं कि ये चुनाव कुर्सी का भी सवाल है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने एड़ी चोटी का जोर इस विधानसभा में लगाया है। अब जोर सिर्फ मुख्यमंत्री ने ही लगाया है या फिर पूरी भाजपा ने लगाया है, ये भी बहस का मुद्दा हो सकती है, डिबेटेबल हो सकती है। सबसे पहले मुद्दों की बात करते हैं। देखिए, हर चुनाव का बेस मुद्दों पर होता है। इस चुनाव में कांग्रेस ने जो मुद्दे जनता के सामने रखने की कोशिश की है, ये लगा है कि वही मुद्दे जनता के भी बहुत हद तक थे और कांग्रेस सही तरीके से जनता के बीच में उन मुद्दों को ले जाने में कामयाब भी हो सकी होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन मुद्दों पर कांग्रेस को उनकी उम्मीदों के हिसाब से वोट भी पड़ा होगा। भाई, वोट तो गुप्त है और वो 23 तारीख को ही निकलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा केदारनाथ यात्रा को लेकर के था। हर मंच से, हर सभा में कांग्रेस का छोटा हो या फिर बड़ा हो, हर नेता ये कहता हुआ नजर आया कि इस बार चारधाम यात्रा, खासतौर पर केदारनाथ यात्रा बुरी तरह से प्रभावित रही। गणेश गुदियाल से लेकर के मनोज रावत तक हर किसी ने मन से कहा कि गुजरात की कंपनी को रजिस्ट्रेशन का काम दिया गया, जिससे चारधाम यात्रा तितर बितर हो गई। काफी हद तक जब मैंने केदारनाथ विधानसभा के आम लोगों से भी बातचीत की तो यही बात उन्होंने भी कही। इस बार यात्रा कम रही, ये बात सत्य है। जिससे लोग प्रभावित हुए हैं, ये बात भी सत्य है। और इसी मुद्दे पर चंद्रनगर की जनसभा में मुख्यमंत्री ने भी माना कि यात्रा के शुरुआती दौर में दिक्कतें सामने आई, लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि दूसरे दौर में हमने उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया और आने वाले समय में जब आप मौका देंगे तो उन दिक्कतों को और भी ज्यादा दूर करने की कोशिश की जाएगी। यात्रा को लेकर के ही कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने सीधे मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाए कि यात्रा को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। इस पर भी मंच से मुख्यमंत्री धामी ने सफाई दी। उस जनसभा में मैं भी मौजूद था। सियालसौर में मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि कोई घर से ये मन बना करके निकला हो कि मुझे केदारनाथ जाना है और वहां की यात्रा करनी है, तो किसी के कहने पर वो कैसे कहीं और जा सकता है यात्रा करने। साफ तौर पर कैची धाम का नाम लेकर के ये बात मुख्यमंत्री ने कही अपनी सफाई में। दूसरा बड़ा मुद्दा, कांग्रेस ने दिल्ली वाले केदारनाथ धाम मंदिर को बनाया। जिस दिन शैला रानी रावत का निधन हुआ था, उसी दिन मुख्यमंत्री दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंच गए थे। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसी दिन मैंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने कर दिया है। कांग्रेस अपने प्रचार में कहती रही कि मुख्यमंत्री केदारनाथ से शिला लेकर के दिल्ली गए हैं और बीजेपी हर बार इस पर सफाई देती रही कि कोई शिला लेकर के नहीं गया है, बल्कि ऐसे मामले भविष्य में न हो, इसके लिए कैबिनेट ने फैसला भी लिया है। ये मुद्दा भी केदारनाथ में खूब चला, दबाकर चला। यहां तक कि चोपता वाली जनसभा में इसी मुद्दे पर आशा नौटियाल के आंसू निकल गए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम कहीं नहीं जा सकता है, जहां है वही रहेगा। चोपता, मक्कुमठ जैसे स्थानों पर अपना रोजगार चलाने वालों को वन विभाग ने अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया था। इसकी नाराजगी भी लोगों में काफी हद तक देखने को मिली।
प्रचार के दौरान ही भगवान तुंगनाथ की डोली को रास्ते में 5 से 6 घंटे तक रुकना पड़ा था, क्योंकि परंपरागत रास्ते पर वन विभाग ने अपने तंबू गाड़ दिए थे। तमाम मुद्दे रहे। इसके अलावा कांग्रेस ने महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर बात की। बीजेपी की तरफ से हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा केदारनाथ विधानसभा के लिए की गई घोषणाओं को गिनाया गया। साथ ही हर बार हर मंच से सनातन का साथ देने की अपील की गई। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद की बात की गई। कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया और उनके केदारनाथ से गहरे संबंध भी गिनाए। ये तो थे वो मुद्दे जो दोनों ही पार्टियों ने जनता के बीच में रखने की कोशिश की। क्षेत्रता के मुद्दे पर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी लोगों को छूने की कोशिश की, तो वहीं निर्दलीय त्रिभुवन चौहान और उनके समर्थक दोनों ही पार्टियों की नाकामी को गिनाते रहे और पार्टियों से इतर निर्दलीय को समर्थन देने की अपील करते रहे। बद्रीनाथ के बाद ये एक ऐसा चुनाव था जहां कांग्रेस की रणनीति हवा में नहीं थी, जमीन पर थी। एक तो कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे। दूसरा, कांग्रेस ने कोई बड़ा कार्यक्रम या फिर बड़ी सभा करने से परहेज किया। डोर टू डोर और नुक्कड़ सभाओं पर फोकस रखा गया ताकि गांव-गांव के वोटर तक पहुंचा जा सके। इसका कारण साफ था कि जितनी बड़ी सभा उतने ज्यादा नेता और उन बड़े नेताओं के पीछे उतने ज्यादा कार्यकर्ता, जिससे सिर्फ और सिर्फ समय ही बर्बाद होता, भले ही तस्वीरों में उनकी हवा बन जाती कि इतनी बड़ी रैली हो गई। इसकी बजाय इस बार कांग्रेस संगठन ने भी बूथ पर ध्यान देने की कोशिश की, जो काम बीजेपी किया करती थी। जिस नेता की ड्यूटी जहां पर लगाई गई थी वो वहीं पर रहेगा, ये स्पष्ट संदेश दिया गया था। बीजेपी भी लगभग इसी रणनीति पर थी। हालांकि सिर्फ मुख्यमंत्री की ही 4 बड़ी सभाएं की गई और रैलियां करवाई गई। मुख्यमंत्री ने 2 बाइक शो किए, 4 रैलियां की और एक चक्कर त्रियुगी नारायण का भी लगाया। वोटिंग के दिन और उसके पहले क्या हुआ होगा, जिसे कालरात्रा कहा जाता है, उस रात को क्या हुआ होगा ये आइडिया मुझे भी नहीं है। लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले तक कई सारे भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता भी असहज सी स्थिति में नजर आ रहे थे। कई लोग कंफ्यूजन में थे। अब ये कंफ्यूजन किस बात को लेकर के था ये पता नहीं। चुनाव का नियंत्रण पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में था, ऐसा लग रहा था। अब भाजपा के लिए यहाँ पर सोचने समझने वाली बात यह है कि क्या भाजपा इस चुनाव में एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही थी या नहीं। कांग्रेस ने हर बार ये बोला कि ये चुनाव केदार की जनता वर्सेस धामी का चुनाव है। काफी हद तक जमीन पर भी यही रियलिटी कई जगहों पर देखने को मिली। लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले तक एक बड़ा तबका साइलेंट सा दिख रहा था, यानी कि साफ है कि केदारनाथ का वोटर बड़ी संख्या में कंफ्यूजन में था कि वो जाए तो जाए कहां। और ऐसी स्थितियों में खेल 2 रात का ही होता है। अब ये वोटर आखिरी के 2 दिनों में और 2 रातों में कहां गया होगा, इस पर अभी सिर्फ बहस ही हो सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, चुनाव में रिजल्ट से पहले ही कुछ कहना बेवकूफी हो सकती है। इसीलिए मैं भी कुछ कहने से बचूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि वोटिंग से 2 दिन पहले तक मुकाबला फंसा हुआ सा लग रहा था, 50-50 वाली सिचुएशन लग रही थी। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत से पत्रकारों के साथ, बहुत से लोगों के साथ, जानकारों के साथ, नेताओं के साथ, जिसमें दोनों पार्टी के नेता शामिल हैं, उनसे बात करने के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। त्रिभुवन चौहान की भूमिका इस चुनाव में बहुत बड़ी लग रही है। जो पहले त्रिभुवन चौहान को हल्के में ले रहे थे, वो उनकी भूल साबित होती चली गई। गुप्त काशी वाली बेल्ट पर जहां से त्रिभुवन चौहान आते हैं, वहां पर उनको अच्छा खासा समर्थन देखने को मिला। कई स्थानीय लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये तक कहा कि यहां पर एक राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर पर भी रह सकती है। अब ये उन लोगों का अति आत्मविश्वास था या वाकई में ऐसा होगा, ये भी 23 तारीख को स्पष्ट होगा। कुछ एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने बातचीत की, उनका कहना यह था कि त्रिभुवन चौहान एक सीमा, लिमिटेड सीमा से जितने ज्यादा वोट लेकर के जाएंगे, कांग्रेस को इसका उतना ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये बात कई लोगों ने कही कि हीरा जितना ज्यादा चमकेगा, कमल उतना ज्यादा खिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका यह मानना था कि हीरे की चमक से हाथ को ही फायदा मिलने वाला है। शुरुआती दिनों में जो लोग त्रिभुवन चौहान को 1500 से 2000 वोट के आसपास मान करके चल रहे थे, वो आखिरी दिनों में उन्हें 5 से 6000 के ऊपर तक बता रहे हैं। त्रिभुवन चौहान के लिए बॉबी पवार ने प्रचार प्रसार की कमान संभाली, जिससे यूथ का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो नाराजगी वाला वोटर था, वो त्रिभुवन चौहान की ओर रुख कर रहा था एक पर्टिकुलर बेल्ट में। लेकिन फिर से ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये उपचुनाव है। जो समर्थन त्रिभुवन चौहान की तरफ जाता दिख रहा था, उसमें से कितना वाकई में उनको गया होगा और कितना आखिरी समय में पलट गया होगा, ये भी फैक्टर साबित हो सकता है। और अगर पलटा होगा तो किसके पक्ष में पलटा होगा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन निर्दलीय के रूप में त्रिभुवन चौहान ने चुनाव लड़ करके एक और विकल्प आने वाले समय में केदारनाथ के लिए खोल दिया है। क्योंकि हमने देखा है कि केदारनाथ के चुनाव में हर समय एक दो निर्दलीय बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत, इन 2 की चर्चा भी हर जगह पर होती रही। मंच पर हर बार दोनों को जगह मिलती रही। हालांकि देवेश नौटियाल को भी कई जगहों पर मंच पर जगह मिली, लेकिन चर्चा ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत की ज्यादा रही। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शैला रानी रावत पूर्व विधायक थी, उनके निधन से ये सीट खाली हुई। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में दिवंगत विधायक की बात होती है या फिर एक सिंपैथी फैक्टर होता है, एक भावनात्मक लगाव होता है और उस लगाव को छूने की कोशिश सिटिंग एमएलए की पार्टी की तरफ से की जाती है। लेकिन इस उपचुनाव में ऐसा नहीं दिखा।
भाजपा के पोस्टरों से शैला रानी की तस्वीरें गायब थी। बहुत कम जगहों पर उनके नाम का जिक्र हो रहा था। हालांकि उनकी बेटी और टिकट की दावेदार रही ऐश्वर्या रावत को मंचों पर हर बार जगह दी गई, लेकिन वो बात नजर नहीं आई जो होनी चाहिए थी। हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, लेकिन ऐश्वर्या रावत ने बहुत कम जगहों पर ही आशा नौटियाल का नाम लिया होगा। अपनी मां और अपनी चर्चा उन्होंने हर जगह पर की। कुलदीप रावत 12,000 के आसपास निर्दलीय लड़कर के वोट लेकर के आए थे, तो क्या वो सभी 12,000 वोट भी बीजेपी को डाइवर्ट होने वाले हैं? पिछले चुनाव का 70% से ज्यादा वोट बैंक बीजेपी के मंचों पर बैठा रहा सभी प्रत्याशियों को मिला करके। क्या वो सभी भी उन्हें मिलने वाला है? सभी ना भी मिले, इसका आधा भी मिले, 35% भी मिले, तो भी बीजेपी का काम बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये कई चीजें हैं जो इफ एंड बट वाली सिचुएशन लेकर के आ रही है। अच्छा, अब बात वोटिंग की कर लेते हैं कि वोटिंग किस तरह से रही। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में 57.64% वोटिंग हुई। पिछले आम चुनाव की तुलना में लगभग 7% ही वोटिंग कम हुई। 2022 में 65.03% वोटिंग हुई थी। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है फिर से कि ये एक उपचुनाव था। 57% को भी हम ठीक ठाक एक औसतन वोटिंग ही मानेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से ज्यादा हुई है। मतलब 6 लोगों की किस्मत की चाबी महिलाओं के हाथ में भी है। 3,132 महिला वोटर ने ज्यादा वोट डाला है पुरुषों की तुलना में। अब इस विधानसभा में पुराने आंकड़े देखें, हार जीत के तो 2022 को छोड़ दिया जाए तो मार्जिन हर बार 2,000 से 3,000 के बीच में रहता है। एक बार 800 वोट से मनोज रावत चुनाव जीत गए थे। अब वोटिंग के बाद दावा हर कोई यही कर रहा है कि हमारी पार्टी की जीत हो रही है और हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। लेकिन रिजल्ट 23 तारीख को आएगा और तब तक गुणा भाग सभी जगहों पर होता रहेगा। बाकी आप कमेंट में बताइए कि आपका हिसाब किताब क्या कह रहा है। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।